हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिडक्शन चैप्टर का ही एक और सेक्शन 80GG। इस सेक्शन के लिए कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि ये सेक्शन आप एक बार एक्सप्लेन करें, तो ठीक है, उनकी बात को हम कंसिडर कर रहे हैं और आज ये सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 80GG, देखिए ये सेक्शन जो है वो रेंट पेड पे आपको डिडक्शन दिलवाता है। यानी अगर कोई पर्सन अपने रहने के लिए रेंट पे करता है, किराए पे मकान लेता है, तो उस केस में जो भी उसने रेंट पे किया है उसका डिडक्शन 80GG में ले सकता है। अब इसी टाइप का सिमिलर डिडक्शन HRA यानी सैलरी चैप्टर में भी मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि HRA भी हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम कहते हैं, उसमें भी रेंट पेमेंट का ही डिडक्शन मिलता है। तो काफी सिमिलैरिटीज आपको इसमें लगेगी, लेकिन हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग टू एंड और आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 80GG में जो डिडक्शन मिलता है वो इंडिविजुअल को मिलेगा एंड HUF को मिलेगा। अब ये जो इंडिविजुअल है ये सैलरीड भी हो सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी, यानी सैलरीड इंडिविजुअल को भी मिलेगा ये डिडक्शन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस को भी मिल सकता है। सैलरीड इंडिविजुअल भी 80GG का डिडक्शन ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सैलरीड पर्सन HRA रिसीव कर रहा है, उस केस में इसको 80GG का डिडक्शन अलाउ नहीं होता। तो अगर सैलरीड पर्सन को HRA रिसीव हो रहा होगा देन उसको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सैलरीड पर्सन को HRA रिसीव नहीं हो रहा होगा, उस केस में वो 80GG का डिडक्शन ले सकता है। बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन को जो जॉब में नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं, वो भी 80GG में डिडक्शन ले सकते हैं, जो भी उन्होंने रेंट पे किया है किसी घर को किराए पे लेने के लिए। ठीक है, घर का जो भी वो किराया पे कर रहे हैं उसका ये डिडक्शन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी ले सकते हैं, वो लेंगे 80GG में। और सैलरीड पर्सन HRA के रूप में अगर उसको HRA मिल रहा है तो वो वहां रिबेट क्लेम कर रहा होगा, इसीलिए 80GG का डिडक्शन उसको नहीं मिलता। लेकिन अगर उसी सैलरीड पर्सन को HRA रिसीव नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में वो 80GG का डिडक्शन ले सकता है। अब देखिए इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो भी असेसी है यानी इंडिविजुअल पर्सन, असेसी, हिज वाइफ, हिज स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड, इनके नाम पे कोई हाउस नहीं होना चाहिए, नो हाउस प्रॉपर्टी। नो हाउस प्रॉपर्टी, तो ना तो इंडिविजुअल के नाम पे, ना उसके स्पाउस के नाम पे, ना ही उसके माइनर बच्चे के नाम पे कोई घर होना चाहिए। कहां पे? वेयर ही इज एम्प्लॉयड और कैरी हिज बिजनेस, यानी उस जगह जहां वो जॉब कर रहा है उस प्लेस में ना तो असेसी यानी इंडिविजुअल के नाम पे, ना उसके स्पाउस के नाम पे, ना उसके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई घर होना चाहिए जहां पे वो जॉब पे हो या फिर जिस जगह पे वो अपना बिजनेस करता हो। इसका मतलब कि क्या इनके नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है अदर देन प्लेस ऑफ वर्क, जहां पे ये जॉब कर रहा है या जहां वो बिजनेस कर रहा है, इसके अलावा किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे स्टेट में क्या इनके नाम से हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है? तो जी हो सकता है, फिर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यानी अदर प्लेस पे हाउस प्रॉपर्टी होगा तो भी आप 80GG का डिडक्शन ले सकते हैं। ये डिडक्शन सिर्फ नहीं मिलेगा कब? अगर उसी स्टेट में, उसी प्लेस में जहां वो जॉब कर रहा है या जहां उसका बिजनेस है, वहां पे उसके नाम पे, उसके स्पाउस के नाम पे या उसके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी हो तो। इसके साथ ही ये कंडीशन, इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर किसी असेसी, उसके स्पाउस या उसके बच्चे के नाम पे कोई हाउस है
अदर प्लेस पे और असेसी उसी हाउस को अपने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर सेल्फ ऑक्युपाइड डिक्लेयर कर देता है। सेल्फ ऑक्युपाइड क्यों डिक्लेयर कर रहा है? क्योंकि उस हाउस पे कुछ लोन चल रहा होगा, उस लोन का इंटरेस्ट माइनस करने के लिए उसने उस घर को अपने रिटर्न में सेल्फ ऑक्युपाइड डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस केस में भी आप 80GG का डिडक्शन नहीं ले सकते। यानी अगर कोई पर्सन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर कोई हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस डिक्लेयर कर रहा है और इंटरेस्ट का उसके अंदर 24B के अंदर डिडक्शन ले रहा है, तो उस केस में वो 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक, इसके साथ ही कंडीशन ये भी है कि इंडिविजुअल पर्सन को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा जो कि है 10BA। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले इंडिविजुअल पर्सन को 10BA का एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद ही वो 80GG का डिडक्शन ले सकता है। अब ये 10BA जो फॉर्म है इसमें बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन ये डिक्लेयर करता है कि मेरा पैन नंबर ये है, मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस ये है और मैं इतना रेंट पे कर रहा हूं। जिसको रेंट पे करता है उसका भी नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारा कुछ डिक्लेयर करता है और सर्टिफाई करता है कि जो भी ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है 10BA जिसको फाइल करना होता है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले। उसके बाद आप 80GG का डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ले सकते हैं। तो ठीक है, एक बार जितना भी मैंने बताया उसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो 80GG का डिडक्शन इंडिविजुअल्स को मिलता है और HUF के मेंबर्स को मिलता है। ये इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है तो भी उनको मिल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी मिल सकता है। दोनों केसेस में 80GG का डिडक्शन मिलता है। सैलरीड पर्सन के केस में हमें यह चेक करना होगा कि क्या उसको HRA रिसीव हो रहा है। अगर HRA रिसीव हो रहा है तो 80GG का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सैलरीड पर्सन को अगर HRA रिसीव नहीं हो रहा है तो ही वो 80GG का डिडक्शन ले सकता है। सेल्फ ऑक्युपाइड पर्सन 80GG का डिडक्शन स्ट्रेट अवे क्लेम कर सकता है अगर वो रेंट पे कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो इसके साथ ये कंडीशन है कि ना तो इंडिविजुअल पर्सन यानी असेसी, ना उसके स्पाउस, ना उसके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी हो, कहां, जहां पे वो बिजनेस कर रहा है या जहां पे वो जॉब कर रहा है। लेकिन यह हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है किसी दूसरे लोकेशन में, किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर असेसी किसी दूसरे प्लेस वाले हाउस प्रॉपर्टी का, अदर प्लेस वाले हाउस प्रॉपर्टी का अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उस हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड डिक्लेयर करता है और उस हाउस को शो करता है जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो भी 80GG का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि 80GG में हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना अमाउंट का डिडक्शन हम 80GG में क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। नीचे लिखे गए जो सबसे कम होगा, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उसका डिडक्शन हम 80GG सेक्शन में ले सकते हैं। तो देखिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, रेंट पेड, यानी जो भी रेंट पे किया गया है उस घर के लिए असेसी के द्वारा, -10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब मैं इसको लिखूंगा ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सेकेंड पॉइंट, 5000 पर मंथ, या फिर ब्रैकेट में मैं लिखूं 6000 पर एनम। थर्ड पॉइंट, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो देखिए इन तीनों में जो भी कम होगा, इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे और जो भी कम होगा उतना ही डिडक्शन हम 80GG में क्लेम कर सकते हैं।
तो पहला पॉइंट कहता है जितना भी रेंट पे किया है एसएससी ने वो लिखें, उसमें से माइनस कर दें 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे और उसका 10% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे रेंट पेड में से, जो वैल्यू आएगी वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है 5,000 पर मंथ या फिर 60,000 पर एनम, तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तीनों में जो भी कम होगा उतना ही डिडक्शन हम 80GG में क्लेम कर सकते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है, एडजस्टेड टोटल इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम निकलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम सबसे पहले आप निकालिए, इसमें से आप माइनस करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, फिर माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। इस शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A क्या होता है। उसके बाद हम माइनस करते हैं इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115D, ये फॉरेन इनकम्स होती हैं, इनको भी आपको माइनस करना है अगर आपको अर्न हो रही है तो। फिर हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये डिडक्शन भी माइनस करेंगे एक्सेप्ट 80GG। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस कर दीजिए, 115A 115D की इनकम जिसको फॉरेन इनकम कहते हैं वो माइनस कर दीजिए, सेक्शन 80C से 80U के सारे रिडक्शंस माइनस कर दीजिए, लेकिन 80GG आप माइनस नहीं करेंगे, तो वो हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि 80GG में डिडक्शन कितना आएगा। तो इसीलिए आपको 80GG का डिडक्शन माइनस नहीं करना, बाकी सारी डिडक्शन माइनस कर देने हैं। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे तो जो फिगर आएगी आपकी, इसी को हम कहेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम, और फिर इसी एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% निकाल के आप यहां पे फर्स्ट पॉइंट में माइनस करेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और फिर इसी एडजस्टेड टोटल इनकम का आप 25% भी कैलकुलेट करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद इन तीनों फिगर्स को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो सबसे कम आएगा उतना ही डिडक्शन आप 80GG में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, हर कोई रेंट पेड का डिडक्शन यहां ले सकता है। रेंट पेड कौन सा रेंट पेड? हाउस का रेंट, कौन से हाउस का? जिसमें एसएससी रह रहा है, सेल्फ ऑक्युपाई कर रहा है, रह रहा है, एसएससी किराए पे लेके जिस घर में रहता है अपने एकोमोडेशन के लिए, उस घर का रेंट का डिडक्शन 80GG प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलता है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इंडिविजुअल में रेसिडेंट इंडिविजुअल आएंगे या नॉन रेसिडेंट को भी मिल सकता है, तो ये दोनों को मिल सकता है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट, यानी दोनों टाइप के इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल को भी 80GG का डिडक्शन मिल जाता है और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को भी 80GG का डिडक्शन मिल जाता है, अगर वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे 80GG की तो। ठीक है, तो यही था 80GG का पूरा कवरेज। आई होप मैंने कंप्लीट कर दिया है सारा कुछ। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।